आइए, लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें इंट्रोडक्शन पर हो रही। शुरुआती क्लासिफिकेशन हमारा था रोटी का फ्लावर मकान। उसके बाद वो पहला साइंटिस्ट एरिस्टोटल था जिसने चीजों को साइंटिफिकली क्लासिफाई किया था। प्लांट को बांटा था ट्री, श्रब और हर्ब में। एनिमल को बांटा था इनाइमा और एनाइमा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस। कैरेक्टर क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। पक्का। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल। हैकेल ने क्या कहा था? यूनिसेलुलर को उठा के रखो किसमें? प्रोटिस्टा में। यूनिसेलुलर को किसमें उठाओ? प्रोटिस्टा में। इसके बाद कोपले एंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या कहा था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा। इसके बाद आप क्या थे? आरएच विटेकर। फाइलोजेनेटिक रिलेशन, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने टोटल किंगडम कितने बना दिए? 5। कल पेज नंबर 3 की फोटो नहीं आई थी ना, वो आप लिख लीजिएगा। पेज नंबर 3 की फोटो कार्ल बूसी जहां पर बातें हो रही थी। आइए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। सुनते जाइएगा, हमारी एक एक बात मन से सुनिएगा। सबसे पहली बात, आपके मन की एक डाउट में क्लियर कर दो। आप लोग को कल मैंने टाइमिंग नहीं भेजी थी, है ना, क्योंकि पोरवाल सर के मतलब उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था, थोड़ा आजकल डिस्टर्ब है, जो मेंटली परेशान है, तो कल उनका फ़ोन नहीं उठा रात में। फिर आज बात हुई हम लोग की, तो ना तो जैसे आज ये गलत बात है कि आज कुछ बच्चे R3 बैच में आ गए बायोलॉजी करने, ये बात बिल्कुल गलत किया आपने। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू गिव द प्रायोरिटी टू अ सब्जेक्ट, फिजिक्स की ज़्यादा करूँ, फिर केमिस्ट्री। इफ़ आई हैव टू चूज़ कि मैं फिजिक्स की क्लास करूँ, केमिस्ट्री की करूँगी, बायो की, मैं फिजिक्स को चूज़ करूँगा। इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, आई विल चूज़ केमिस्ट्री, बिकॉज आई कैन मैनेज समवॉट बायोलॉजी, आई कैन मैनेज। उतना बेहतर नहीं कर पाऊंगा खुद से जितना बेहतर तुम मेरे साथ करोगे, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि कर ही नहीं पाओगे, कर ले जाओगे। अरे उस एक लेक्चर को रट लेना है यार, सिंपल सी बात, रट डालना, मैराथन में कवर अप कर लेना, ठीक। तो ये अपनी लाइफ में डिसीजन बहुत वाइजली लिया करो, समझ पाए। और जितने लोग मुझे आज आठवीं में दिखे थे, मुझे चिढ़ हो गई थी मुझे, मतलब केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को आप केमिस्ट्री खुद से नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास एनालिटिकल अप्रोच नहीं है। तो सर बायो का लेक्चर भी तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार बायो आप मैनेज कर लोगे, कोप अप कर लोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So if you want to choose between bio and chemistry, then you must have to go for chemistry. That's a clear and bitter truth. Are you getting my point? Yes, sir. अच्छा, but sir we want to take both. हमें दोनों चाहिए सर, हमें दोनों इंपॉर्टेंट लग रही हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए अभी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट अभी मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल से 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे वाला लेक्चर रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। टाइम निकालना, कर लेना, जैसे क्लास में करना वैसे वहां कर लेना। मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूं ना, मैं तो करा रहा हूं ना ऑफलाइन भी, पर आपका क्लासेस क्या हो रहा है? क्लैश, ठीक है। लेकिन गलती से भी केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास कभी मत छोड़ना। इट्स नॉट साहिल सिद्दीकी इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, इट्स योर सिलेक्शन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, कि मैं रफ एंड टफ रहता हूं? मैं कहीं से लगता हूं साहिल सिद्दीकी? नाम के आज लग रहे हैं, तुम्हें बड़ा लग रहे हैं कोमल गुप्ता। अरे बहन हमारी, सुनो तुम्हारी भी, हाँ। नहीं, इतना रफ एंड टफ रहता हूं, ठीक है, खुले आम चल रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कभी ऐसा हुआ कि मैंने बच्चे कम पढ़ाए? सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं, और अपनी फीस पे पढ़ाए हैं। जो फीस मेरा मन होता है वो फीस में लेता हूँ,
क्यों ऐसा, क्यों पूछो क्यों? क्योंकि लोग ये कहते हैं गाइडेंस लेना है तो उनके पास जाओ। देखो, मेरा मेन काम सिखाना नहीं, मेरा मेन काम गाइडेंस देना है। तो कुछ भी ऐसे डिसीजन लेने हो लाइफ में तो मेरे पास आ जाओ। तो सर बताओ ये चूज करें कि ये चूज करें, आई एम कंफ्यूज्ड। तो मैं तुम्हें लॉजिक के साथ बताऊंगा ये इसलिए ये चूज करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सर अब सोल्यूशन ये बताइए कि केमिस्ट्री वाला कैसे सोल्यूशन सॉल्व करें। ठीक है, अब बताइए, इस समय केमिस्ट्री की हम लोग की चल रही है और वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, और पोरवाल सर का तो मोल कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है भाई। वो उनका तो मोल कॉन्सेप्ट नहीं चलता, वो तो नाम का मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट तो दिखावा है उनका। उसी में फिजिकल केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं वहीं पे। यही एक खतरनाक टीचर की पहचान है कि जो टीचर हेडिंग डाल के पढ़ाए फिर वो टीचर नहीं है। जो टीचर आपको पता भी ना चलने दे वो किस चैप्टर में खिला रहे हैं, मैंने उनकी नोट्स देखी है ना, वो मोल कॉन्सेप्ट में मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते हैं, वो सब घुमा देते हैं, पूरी फिजिकल का जो बेस होता है वो घुमाते हैं। तो अब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट छूट रहा है सर, उसका क्या किया जाए? तो आपके मैंने बात की भैया से, तो उन्होंने कहा कि देखो साहिल, अभी जो हम लोग का चलेगा लगभग 2 महीने तक, 2 महीने तक एक भी ऐसा टॉपिक नहीं आ रहा। ये है देखो टेस्ट शेड्यूल, इसमें एक भी टॉपिक बता दो जिसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा। हमने कहा नहीं भैया नहीं यूज होगा, आइसोमेरिज्म वगैरह सब आने वाला है ना, तो नहीं यूज होगा। उन्होंने कहा 2 महीने बाद जब आपका फिजिकल आएगी तो उसके पहले मैं मोल कॉन्सेप्ट वॉल्यूमेट्रिक रिडॉक्स रिएक्शन में करा दूंगा। तो तुम्हें ना R3 में जाने की जरूरत है, नहीं समझे ना, बायो में ना केमिस्ट्री में, तुम्हारा काम हो गया। बोलो भैया क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार। और किसी चीज का तनाव मत लिए, तुम लोग कल से टेंशन में हो भाई R3 की टाइमिंग सर ने नहीं डाली। अरे बताओ भैया, तुमसे ज्यादा यार मेरा तो करियर है ये, तो तुमसे ज्यादा चिंतित हम होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो भैया। एक लॉ है, वो लॉ कभी मत भूलना, क्लिंटॉफ लॉ, साइकोलॉजी का क्लिंटॉफ लॉ है। कहते हैं अगर आप कभी समस्या में हैं और आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप उस समस्या को एक जगह पर लिख लीजिए, जो भी समस्या है। अगर आप अपनी पूरी समस्या एक पेज पे लिख देंगे, आधी समस्या खत्म हो जाएगी, आप तुरंत डिसीजन ले लोगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो भैया। आओ अब हम लोग बात करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। बेटा मोनेरा को मैंने कहा था 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक करेंगे आप आर्की बैक्टीरिया में और एक करेंगे यू बैक्टीरिया। वूजी ने क्या किया, कहा भैया आर्की अलग रखो और यू बैक्टीरिया को क्या कह दो, बैक्टीरिया। क्या ये दोनों जेनेटिकली सिमिलर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्या बाकी बचे सबको मिला के, चारों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया यू कैरियन। यू कैरियन तो टोटल ग्रुप कितने हो गए बेटा? 3। आज पोरवाल सर हमसे कह रहे हैं छोटे तुम व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में बहुत हैंडसम लगते हो, ऐसा है क्या? नहीं सुनो तो पूरी बात, तुम समझे नहीं, जो उन्होंने नहीं कहा वो मैं समझ गया। पूछो क्या? साले तुम वेटर लगते हो, ये कहना चाह रहे थे। तो बेटा इन तीनों ग्रुप को क्या बोला था? डोमेन। इसको क्या मैं बोलूंगा? डोमेन। आ जाइए, ये क्या हो गया? डोमेन। डोमेन टोटल कितने हो गए? 3, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरियोन। इज दिस क्लियर? छापिए इसे। अभी तक जो मेरी कैलकुलेशन से जा रहा है, लास्ट ईयर से 58 दिन पहले चल रहे हैं। इधर जल्दी करो, हो गया? लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज मुरैना। बेटा सुनो, हाँ अच्छा अभी नहीं लिखा, इतना फॉर्म में बोला था सब बर्बाद कर दिया। जेनेटिक्स शुरू हो गई भाई साहब, फ्रेशर में बड़ी जल्दी। क्या जेनेटिक्स बायोटेक, उसके बाद हम बाहर। हाँ पहले अपना वाला निपटा लेते हैं ना, फिर हम बाहर आ जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। हो गया? आइए बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। भैया मैं मोनेरा वोनेरा पे बात नहीं करूंगा, मैं जनरल बातें करूंगा और 5 किंगडम पे करूंगा। मैंने कहा था लिम्फोसिज्म। अब कॉपी किताब छोड़ दो, कॉपी किताब का कोई काम नहीं और भयानक तैयार करना इस टॉपिक को। आज हम अपने आप को सक्सेसफुल तब मानेंगे कि क्लास से निकलते वक्त 95% बातें हमारे दिमाग में चल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? छोटे छोटे टारगेट बनाओगे बोर नहीं होगे, है ना? सिर्फ नीट कोई सफलता मानोगे तो बोर हो जाओगे और बीच में तैयारी छोड़ दोगे। आओ तो बेटा सबसे पहले आपका मोनेरा।
उसके बाद आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद आपका फंजाई, फंजाई के बाद आपका प्लांट, और प्लांट के बाद आपका एनिमल। इधर आइएगा, बोलो मोनेरा है प्रोकैरियोट, बाकी बचे यूकैरियोट। अब ये सब मत बोलना कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, अरे बस मोनेरा प्रो, बाकी यू, बात खत्म। मोनेरा हो गए प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के पास क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है? नहीं, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेट, और बाकी बचे आपके क्या हो गए? यूकैरियोट। अगला सुनना, मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये है आपके यूनिसेलुलर। ये आप क्या हुए? यूनिसेलुलर। ये हुए यूनिसेलुलर। इसका मतलब बाकी बचे मल्टीसेलुलर। देख भाई, एक आध अपवाद है, उस पर बातें मत करो। अब फंजाई में बात करें तो ईस्ट यूनिसेलुलर है, प्लांट में बात करें तो क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बोलो भैया, एनिमल में कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है। अगर पूछा जाए कौन सा ग्रुप ऐसा है जो प्योर मल्टीसेलुलर है, वो क्या है? एनिमल। पक्का? फंजाई और आपके प्लांट में क्या है? कुछ इसके अपवाद है। अब सुनना, सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हो मोनेरा। जब मैंने कह दिया पूरे का पूरा ग्रुप प्रोकैरियोट है, तो मैं बार बार हर एक जीव के लिए नहीं बोलूंगा। आप मोनेरा के अंदर जितने जीव पढ़ोगे सबके सब यूनिसेलुलर होंगे, सबके सब प्रोकैरियोट होंगे। ट्रस्ट में, तुम दुनिया का कोई जीव दे दो मुझे, दुनिया का बोल रहा हूं, कोई जीव दे दो और मुझे बता दो वो कौन से ग्रुप में रखे गए, मैं उनकी सारी प्रॉपर्टी लिख डालूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे ग्रुप की प्रॉपर्टी पता है। अगर मुझे पता है कि मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, तो मैं सबके लिए लिखूंगा मोनेरा के जितने मेंबर हैं सबके सब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। मोनेरा में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा में हम लोग सीखेंगे यू बैक्टीरिया, मोनेरा में हम माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। इसका मतलब चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे यू बैक्टीरिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, ये सब के सब आपके क्या होंगे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। क्या किसी भी मोनेरा के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? अब समझना बेटा, मोनेरा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा छोड़ दो, सिर्फ माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा हूं भाई साहब, माइकोप्लाज्मा छोड़ दो तो बाकी बचा जितना मोनेरे हैं वो सब के सब बैक्टीरिया हैं। सुनना मेरी बात, तो इस किंगडम में सबसे ज्यादा आप किसको पढ़ोगे? बैक्टीरिया। बस माइकोप्लाज्मा भी एक तरीके का वही है यार, वो तो मैं नाम एनसीईआरटी अलग से लिख दी, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। कहते हैं बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की जान कौन है आपकी? बैक्टीरिया। अब देखो बैक्टीरिया हर जगह है यार, हर जगह। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सर जब आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोलते हो तो चिंता हो जाती है सर, चिंता मत किया करो, बस सुना करो। कहते हैं एक मुट्ठी भर सॉइल ले लो, उसमें आपके 100 ऑफ बैक्टीरिया होंगे। कहा है भैया? मिट्टी हम अच्छी जगह से लेंगे तो 100 नहीं होंगे, क्या पता 50 है हो। मिट्टी हम गटर से लेंगे, बाल से नहीं कह रहे, गटर से, मिट्टी हम बाल से गटर से लेंगे तो क्या पता अरबों बैक्टीरिया हो। लेकिन अब एनसीईआरटी लिखती है तो यार मेरी बात सुन लो कि 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, अर्थात एक मुट्ठी सॉइल में आपके 100 ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया पाए जाएंगे। आपका अगर आप जमीन में 2 किलोमीटर नीचे जाइए तो भी बैक्टीरिया, बर्फ की सिल्ली के अंदर भी बैक्टीरिया, आसमान में जाइए वहां भी बैक्टीरिया, आपकी एयर में बैक्टीरिया, पानी में बैक्टीरिया, यहां तक कि आपके खुद के अंदर बैक्टीरिया। आपके अंदर ही बैक्टीरिया नहीं रहते, आपके ऊपर भी रह सकते हैं। अर्थात अगर ऊपर रहता है तो एक्टो पैरासाइट, एक्टो का मतलब क्या हुआ? बाहर, और इंडो का मतलब क्या हुआ? अंदर। बाहर रहता है तो एक्टो पैरासाइट और अंदर रहता है तो इंडो पैरासाइट। अब सवाल बनता है ये पैरासाइट क्या है? सवाल बनता है ये पैरासाइट क्या है? कुछ लोगों की मुस्कुराहटें बहुत कुछ बता रही हैं। देखो पैरासाइट वो होते हैं जो आपकी बॉडी पे रहे, चाहे बाहर चाहे अंदर। मैंने इतना ही बोला, आपकी बॉडी पे रहे, रहना जरूरी भाई। मच्छर रहता नहीं है बॉडी पे, इस वजह से मच्छर पैरासाइट नहीं है। आपकी बॉडी से नरिशमेंट ले और आपका ही नुकसान करे तो आपकी बॉडी पे रहे, आपकी बॉडी से ही नरिशमेंट ले और आपका ही नुकसान करे तो वो क्या कहलाएगा? पैरासाइट। मच्छर मुझसे
मच्छर मुझसे खून लेता है, नरिशमेंट ले रहा है, मच्छर नहीं लेता, मच्छरनी लेती है। मच्छर तो शरीफ है बेटा, काटती तो मच्छरनियां हैं। अरे फीमेल मॉस्किटो ही काटती भाई साहब। तो फीमेल मॉस्किटो अर्थात मच्छरनी मेरी बॉडी पे रहती नहीं है, मेरी बॉडी से नरिशमेंट लेती है, फिर मच्छर के साथ उड़ लेती है। बोलो भैया। तो आप ये बताइएगा, बैक्टीरिया पैरासाइट है लेकिन मच्छरनी क्या पैरासाइट है? नहीं। बैक्टीरिया आपकी बॉडी के ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट, और आपकी बॉडी के अंदर है तो इंडोपैरासाइट। बैक्टीरिया वहां तो है ही जहां आप सोच सकते हो, बैक्टीरिया वहां पर भी है जहां आप नहीं सोच सकते। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के झरनों में। सर 100 डिग्री टेम्परेचर पर कौन सा झरना सर? पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा प्रेशर की वजह से। प्रेशर की वजह से पानी पानी के रूप में ही रहता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स में सोचिए, बताओ भैया, पता नहीं है हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है? हाँ वहां भी पता नहीं है यार। ये स्कूल वाली आदत छोड़ दो भैया, ये तुम लोग करते हो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। हाँ कहाँ है? हाँ। वेंट का मतलब होता है गड्ढा। वेंट का मतलब, मैं आपके मस्तिष्क की बात नहीं कर रहा हूं। समुद्र की अतल गहराइयों में अगर आप जाते हैं, चलोगे? एक लोग गए थे, सबक मिला है। समुद्र की अतल गहराइयों में जाएंगे तो गड्ढे मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? गड्ढे। सर गड्ढा होगा तो समुद्र का पानी ये कौन सा पानी है? समुद्र का जो सर पानी होगा, सर पानी इन गड्ढों से अंदर जा रहा होगा। बिल्कुल जाता है, हाँ हाँ जाता है भाई, तुम्हारी कसम। गड्ढा होगा तो पानी नहीं जाएगा? जाएगा। अब लेकिन इन गड्ढों में जो पानी अंदर जाता है, अंदर बेटा टेम्परेचर होता है ज्यादा। अरे तुम जमीन के अंदर जा रहे हो, समुद्र के तल के अंदर जा रहे हो, हल्के मत लीजिए। 10,000 फीट गहराई है समुद्र की और 10,000 फीट के आप अंदर जा रहे हो, तो सीधी सी बात है वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। अरे यार ऊपर इतना सारा पानी का वजन है, बीचों बीच आपका बीचों बीच आपका पिघला हुआ लोहा है, तो क्या आपको लगता है वहां टेम्परेचर कम होगा? बहुत ज्यादा होगा। उस टेम्परेचर की वजह से जो पानी अंदर जा रहा है वो भाप बनकर ऊपर आता है। लेकिन भाप बन के ऊपर आता तो है, लेकिन वो भाप नहीं बन पाता है क्योंकि ऊपर पानी लगा रहा है प्रेशर। इस वजह से पानी वहां लिक्विडी फॉर्म में है, लेकिन टेम्परेचर कितना है? लगभग 100 डिग्री। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाते होंगे, वन एंड ओनली विकास बोरवाल कहते होंगे कि पानी जब अंदर, कहते होंगे आपसे कि जब प्रेशर बढ़ा दोगे तो किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बोलो यार, ऊपर से इतना प्रेशर लग रहा है कि पानी भाप के रूप में आ तो रहा है, लेकिन प्रेशर की वजह से पानी किस फॉर्म में है? लिक्विड। और यहां का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री है। वैज्ञानिकों ने पाया, किसने? वैज्ञानिकों ने, कि इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बैक्टीरिया मौज में रहता है। मौज में। हर बैक्टीरिया नहीं, जो 100 डिग्री पे रहेगा वो 0 पे नहीं रह पाएगा, और जो 0 पे रहेगा वो 100 पे नहीं रह पाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने कहा बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर भी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने 4 बैक्टीरिया बनाता हूं, बोर्ड की तरफ देखिएगा। बैक्टीरिया नंबर पहला, बैक्टीरिया नंबर दूसरा, बैक्टीरिया नंबर तीसरा, बैक्टीरिया नंबर चौथा। पहला वाला माउंटेन्स में पाया जाता है, दूसरा वाला बॉडी में आपके पाया जाता है, तीसरा वाला हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, गर्म पानी के झरने, और चौथा वाला हाइड्रोथर्मल वेंट में पाया जाता है। वेंट का मतलब क्या था? गड्ढा। ऐसा गड्ढा जिससे गर्मा गर्म पानी निकल रहा हो, दैट इज हाइड्रोथर्मल। हाइड्रो मतलब पानी, थर्मा मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर। और चौथा पाया जा रहा है हाइड्रोथर्मल वेंट पर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं HYV, ठीक। इससे 2 बातें होंगी, एक तो हमें जगह भी मिलेगी, एक तो लोगों को यह भी नहीं पता चलेगा कि मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती है। इसके 2 फायदे हो गए ना बेटा। अब बताओ, ये 4 हैं, ये चारों बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बैक्टीरिया बहुत बड़ा ग्रुप है। बैक्टीरिया बहुत बड़ा ग्रुप है। मैंने उनमें से 4 स्पीसीज बनाई है। पहली वाली देख के बताइए कहां पर? हाँ सब लोग बोलिए।
दूसरी वाली कहां पर? डेड बॉडी, बॉडी। तीसरी वाली, चौथी वाली। बताइए ये चारों हैबिटाट सेम है या अलग अलग है? अलग की एकदम अलग। कहां माउंटेन पे भयंकर ठंड पड़ रही होगी, कहां बॉडी के अंदर में अलग ही माहौल होगा भाई, कहां आपका हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरने हाई टेम्परेचर, कहां आपका हाइड्रोथर्मल वेंट हाई टेम्परेचर विद प्रेशर। टेम्परेचर तो हाई, टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी है। क्या अगर मैं अदला बदली कर दूं, माउंटेन वाले को हॉट स्प्रिंग में डाल दूं, जिंदा रहेगा मर जाएगा? कौन कह रहा मर जाएगा? इतने लोग एक साथ कहोगे तुम कुछ भी मानने को तैयार है। हॉट स्प्रिंग वाले को अगर माउंटेन पे डालोगे तो जिंदा रहेगा मर जाएगा? मर जाएगा भाई। जो जहां के लिए बना है वो उसी हैबिटाट में सूटेड है। अब एक बैक्टीरिया को मत देखिए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक बैक्टीरिया को मत देखिए, समझिएगा भाई जी। एक बैक्टीरिया देखोगे तो दिक्कत है, पूरे ग्रुप को देखो। अगर हम बैक्टीरिया ऐसा ग्रुप देखें, बेटा इतनी देर कैसे खड़े रहोगे? खड़े रह लोगे तो दिक्कत तो नहीं, चलो कम हो जाएगा। सुनो, अगर हम एक बैक्टीरिया को बोले तो अलग बात है, लेकिन अगर हम पूरे ग्रुप की बात करें तो मेरा मानना है बैक्टीरिया अलग अलग हैबिटाट में पाया जाता है। अब अगर बैक्टीरिया डिफरेंट हैबिटाट में पाया जा रहा है तो डिफरेंट हैबिटाट में सरवाइव करने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन सेम या अलग अलग? बताते ही नहीं है यार। डिफरेंट हैबिटाट में सरवाइव करने के लिए डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलेंगी। इसका मतलब अगर मैं पूरे बैक्टीरिया ग्रुप की बात करूं, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, वैसे तो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बनाना कितना आसान है यार, कुछ नहीं बनाना होता है। एक सेल वॉल बनाओ, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाओ, अंदर डीएनए बनाओ, पानी भर दो, हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अलग अलग हैबिटाट में पाया जा रहा है, सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। मानता हूं है सबके सब बैक्टीरिया, है सबके सब बैक्टीरिया, लेकिन सब में रिएक्शन अलग अलग चल रही है। तो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन की डाइवर्सिटी, विविधता किस ग्रुप में पाई जाएगी? बैक्टीरिया। तो मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, आज अंग्रेजी में बोलूंगा रोलिंग मोशन। दो क्या नहीं चाहिए, दो मतलब यद्यपि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर आर सिंपल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है, बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। दे शो, ये दर्शाते हैं विविध प्रकार की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। पूछेगा किस ग्रुप की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है? बैक्टीरिया। एकदम क्लियर है। एसर्शन, एम्स आपसे, नीट आपसे, पहले ऐसे ही पढ़ाते थे ना, पहले बड़ा मजा आता था जब एम्स का एग्जाम होता था, उसका बैच ही अलग बनाते थे उसका। और भाई काका दिन में हम ही पढ़ाते थे एम्स वाला। तो एम्स वाले में क्या होता था, वो हो जाता था सीबीएसई पीएमटी, तब बैच बनता था एम्स का, 2 महीने का टाइम होता था, 1.5 से 2 महीने के आसपास वो बैच अलग बनता था। उसमें हम 3 चीज पढ़ाते थे, एक पढ़ाते थे बायो, एक पढ़ाते थे रीजनिंग, उसमें रीजनिंग आती थी 10 क्वेश्चन, और एक पढ़ाते थे जीके। तीनों में पढ़ाते थे। हाँ हाँ, उसमें ऐसे मुंह से निकलता था, एम्स आपसे कहता है, इतना सुंदर लगता था बोलने में। अब नीट आपसे कहता है, चुरमुरा एग्जाम। इधर हम जाते हैं, भगवान नीट की पैटर्न चेंज कर दे, 20,000 दे, 20 नहीं 40,000, 40 जैसे एम्स करता था, मजा आ जाती थी भाई। मतलब एआर, उसमें एआर का ही कंपटीशन होता था, मजा। तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा भाई, जितना लिखवा रहा हूं इसके अलावा एआर बन नहीं सकता। जितना बता दे रहे हैं पेपर एज इट इज ऐसा ही आएगा। आप जो लेक्चर्स कर रहे हैं मेरे, वो लेक्चर यहां है और नीट यहां है। इससे ज्यादा डीप आप नहीं घुस पाओगे एनसीईआरटी में। आप मेरी बात समझिएगा। आप तो कह रहे स्टूडेंट है, स्टूडेंट हो के आप जितना घुस रहे हैं उतना टीचर नहीं घुसा एनसीईआरटी। आप समझिएगा, बस खत्म, इसके आगे फुल स्टॉप। यहां से एक यार बन रहा है। नीट आपसे कहता है एसर्शन, बैक्टीरिया शोज मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। नहीं सही है, वो सब जानते हैं, और ये भी सबको पता है कि सर आंसर सी और डी वाला तो कराएंगे नहीं, वो ए और बी वाला ही कराएंगे। सी और डी का मतलब ही क्या होता है यार? रीजन
तुम लोगों को पता है AR मन से नहीं सुनते, बताओ दोनों लाइन सही है, बस ये पकड़ो एक्सप्लेन कर रही है यार, नहीं। रीजन कह रहा है बैक्टीरिया लिव्स इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। आंसर ए या बी? एसर्शन भी सही, रीजन भी सही। रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। आ जाओ मुन्ना, इधर देखो बोर्ड की तरफ। अब बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया। बेटा तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी आज, मैंने डिवाइड कर दिया और तुमने कुछ पूछा ही नहीं। जब भी किसी चीज को डिवाइड करिए तो पहली चीज बेस। बैक्टीरिया को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ये बताओ क्या, किस आधार पे? शेप, शेप के आधार पर। मोर माई से बताइए, ये दोनों शेप सेम है कि अलग अलग है? हाँ, दोनों सर्किल है, लेकिन साइज क्या है? समझ गया ना? शेप मतलब आकृति, साइज मतलब कितना बड़ा और कितना छोटा। इसलिए फोकस किया क्योंकि नीट फंसा देगा आपको इसी में। वहां पर शेप की जगह साइज कर देगा, खेल खराब हो जाएगा। समझ गए बात को हमारी? ऑन द बेसिस ऑफ, बेस है यहां पर शेप। शेप के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के। बताइए, अगर सर्कुलर है तो, सर्कुलर है तो बोलो गलत, सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल। सर्कुलर क्या होता है भाई? सर्किल तो 2D है। कब से बैक्टीरिया 2D में रहने लगे भैया? ये ब्रह्मांड हम 3D में जीते हैं। बोलो भैया, शेप हम 3D में देखते हैं। अब वो आप फिजिक्स में देखो 1D 2D। समझ पाए बात को? नॉर्थ चले 10 कदम 20 मीटर साउथ चले, पाइथागोरस लगाए, आंसर निकाल के कहते फिजिक्स आती है। आओ इधर आओ। शेप के आधार पर अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल है, मतलब गेंद जैसे, सर्कुलर या स्फेरिकल। और एग्जाम में अगर ये गलती हो जाए तो हम लोग कहते हैं अरे सिली मिस्टेक हो गई। ये सिली मिस्टेक नहीं थी, ये लैक ऑफ नॉलेज थी। अब अगर बैक्टीरिया क्या, देखो भाई मैं कोई पिकासो नहीं हूं, तो मतलब ये मेरा शेड है, ठीक है, राउंड होने का, ठीक है, शेड दे दिया। तो बेटा बैक्टीरिया कहलाते हैं, लिखने का तरीका देखिएगा, कोकस। क्या कहलाएंगे? कोकस। इट्स नॉट फोकस, इट्स कोकस। बांस जैसे लंबे लंबे, बांसीलस। थोड़ा हमारा प्रोनाउंसिएशन आप ही की तरह है, प्रोनाउंसिएशन। इधर देखो बेटा, बांस जैसे लंबे लंबे, बैसिलस। बोलो बेटा बोलो। यहां पर ये देखो, ये सीधा कंटेंट है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगला देखो, अगर स्पाइरल शेप्ड है तो ये आपका कहलाएगा स्पाइरलम, पक्का। और अगर कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो, विब्रियो। अब मेरी बात समझते जाना। विब्रियो बोलो, विब्रियम बोलो, सिंगुलर और प्लूरल की बात, और कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए, एक पेज फाड़ के तुम लाओ, पेज लाओ, चवन्नी भर की हो। कभी कोई बहन नहाया करो। अरे मतलब इतना हो रहा है एक पेज, अरे बाप, जमीन जैसे खरीदी बेची जा रही है। ये बताइए, ये एक स्पोर है। कैसे हो? बढ़िया हो? ये एक स्पोर है। क्या है? स्पोर। अगर स्पोर बॉडी के ऊपर है तो एक्सो या इंडो? और अगर यही स्पोर बॉडी के अंदर है तो इंडो। एकदम क्लियर? जरा चारों में देखिए, आपको इंडो स्पोर कहीं दिखेगा? एनसीईआरटी ने सिर्फ ये बात अपने डायग्राम में लिखी है और कहीं नहीं लिखा है। किसमें है बताओ? कॉर्नलेस। नीचे लिखिए नोट, पुरानी एनसीईआरटी पेज नंबर 12, नई एनसीईआरटी पेज नंबर 18। अच्छा तुम समझ गए, वो बेहतर था। तुम समझ गए, हम समझ गए, किसी तीसरे को समझाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब कोई हमारी तुम्हारी बीच की बातें कोई तीसरा जाने? आज वो हमारी बात बड़े इंटरेस्ट से सुनेगा, हमारी बातें सारी सुनेगा, कल वो उसी बातों का लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाएगा। क्या ये आपको अच्छा लगेगा? इसी वजह से कोई भी बात अपनी किसी को मत बताओ। लिखो, इंडोस्पोर are the characteristic feature. Endospore are the characteristic feature of Bacillus. Endospore
are the characteristic feature of bacillus. Endospore are the characteristic feature of bacillus. Endospore are the characteristic feature of bacillus. ऊपर can anybody want to define, ये बना लिया था, जरूरत भी नहीं थी. क्या कोई इस वर्ड को डिफाइन करेगा? फोटोसिंथेसिस, एनर्जी की प्रेजेंस में कुछ बनाना. एनर्जी की प्रेजेंस में मैं दाल चावल बनाता हूं, वो है फोटोसिंथेसिस. लाइट की मदद से कुछ बनाना. बहुत बढ़िया. ये जो डेफिनेशंस आप बोल रहे हैं ना, ये छोटा बच्चा पढ़ता है, कक्षा 4-5 में पढ़ाई जाती है आईसीएससी बोर्ड में, छठे में सीबीएसई बोर्ड में. ये है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, लाइट एनर्जी की मदद से कुछ बनाना. ये तो गलत बात है भाई, गलत, पापी हैं, अपराधी. अब मैं बताता हूं, सुनो. सबसे पहले समझो, न्यूट्रिशन 2 प्रकार का. न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों को प्राप्त करना. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ये हमारे पोषक तत्व हैं. इन न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करना, प्राप्त करने का तरीका कहलाता है न्यूट्रिशन. अब आप कैसे प्राप्त करते हैं? मैंने आपको 5 नाम लिए, 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. बोलिए एक बार. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, वाइटमिन्स. ये 5 के पांचों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. अच्छे से सुनना आप मेरी बात. अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे प्राप्त करते हैं? स्वयं बनाते हैं. आप स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, या किसी ने बनाया हुआ है आप उससे प्राप्त कर रहे हैं? समझ पाए? कह रहे हैं किसी ने बनाया हुआ है उससे. बात तो सुनो. अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आप स्वयं बनाते हैं या किसी ने बनाया, आप उससे क्या कर रहे हैं? प्राप्त. इस आधार पर न्यूट्रिशन आपका 2 प्रकार का. सुनते जाना मेरी बात. न्यूट्रिशन आपका 2 प्रकार का. एक कहलाता है ऑटोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन. और एक कहलाता है हेट्रोट्रोपिक. सर बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अभी कहां क्लियर हुए. एक आपका ऑटोट्रोपिक और एक आपका हेट्रोट्रोपिक. प्लीज सुनिए मेरी बात, प्लीज सुनिए मेरी बात. ऑटोट्रोपिक में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आप स्वयं बनाते हैं, समझ गए बात को, इनऑर्गेनिक की मदद से. और हेट्रोट्रोपिक में जो ऑटोट्रोपिक बनाए हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोट्रोपिक उसे खाकर लेते हैं. इतनी बात एकदम क्लियर. अब समझना मेरी बात. कितने लोगों ने आज तक दाल चावल बनाना जानते हो? दाल चावल बना लेते हो? बना लेते हो? बना लेते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बना पाता हूँगा? नहीं, मुझे मैगी बनानी आती है, पर मैं मैगी बहुत अच्छी बनाता हूँ. हाँ, तुम कभी भी खाना चाहो मैं खिला सकता हूँ. खाओगे? अब सुनो मेरी बात. कहते हैं जब आप खाना बनाते हैं, मान लीजिए दाल बनाते हैं, दाल में आपने नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, दाल डाल दी और पी लिए तो शायद हल्दी भी डलती हो गया खत्म. तो आपने 4 चीज डाल दी और घोल दी, दाल बन गई. बन गई दाल. अगर ऐसे बनना लगे ना तब तो हो चुका काम. आप फिर उसे देते हैं एनर्जी, धीरी आंच पे पका. करते हो या नहीं करते हो? भाई मेरे पास है, इधर देखो मेरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे पास है पानी. ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करेगा? प्लांट की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेंगी, पानी जमीन से ले लेंगी. लेकिन अब इनको रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी.
बोलते ही नहीं हो यार। अब वो आपने एनर्जी ली अगर लाइट की मदद से, सनलाइट बोलना भी बहुत बेहतर नहीं है क्योंकि लाइट पे भी तो फोटोसिंथेसिस होगी। सनलाइट पे लिखा थोड़ी होता सनलाइट, ओनली आई कैन डू फोटोसिंथेसिस। अरे हटो, 400 से 700 नैनोमीटर की कोई भी लाइट होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। अब लाइट की मौजूदगी में जिगजैग एनर्जी का सिंबल होता है। अगर ये ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है तो ये कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब रिलेटेड टू लाइट। लाइट की मदद से अगर ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं आप, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। चाहो तो फोटोसिंथेसिस बोलो, चाहो तो इन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलो, क्योंकि लाइट की मदद से ये स्वयं ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं कि दूसरे का ले रहे हैं, स्वयं, तो ये कहलाएंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। अगर सुनना मेरी बात, केमिकल को तोड़कर उससे एनर्जी ले रहे हैं, ये किसकी मदद से ले रहे हैं? लाइट। अगर केमिकल कर खुद ही रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्वयं बना रहे हैं, लेकिन अब लाइट से एनर्जी नहीं ले रहे हैं, अब केमिकल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। कहां हो भाई, कितना टाइम लगेगा? अगले साल तक आएगा। सुनो तो मेरी बात, अगर आप लाइट से एनर्जी ले रहे हैं और इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बदल रहे हैं, अब ग्लूकोज से चाहे तुम्हारी जो मर्जी वो बनाओ, ग्लूकोज से कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनाओ, कोई भी प्रोटीन बनाओ, बोलो भैया। मैंने कहा था ग्लूकोज से आप लिपिड भी बना सकते हो, कोई भी कुछ भी बना सकता है। अगर बोलो इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बदल रहे हैं लाइट की मदद से। खड़े क्यों हो? पीली शर्ट, बैठे हो और इतनी ऊपर बैठे हो इधर, बस भाई बस। लाइट की मदद से अगर आप ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं तो ये कहलाएगा फोटो ऑटोट्रॉप्स। पता है या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, और ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे फोटो ऑटोट्रॉप। अगर आप सुनिएगा मेरी बात, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे, मेरे साथ बोलिए, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। इतना स्लो कौन बोलता है भाई? तुम्हें आवाज आई? पता है इन्हें कि 10 बजने वाला है, तो इन्हें कुछ नहीं आएगी। इन्हें कहेंगे बोलो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। आवाज आई? बोलो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अगर नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, आपको पता है नाइट्रेट, नाइट्राइट में कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है? कौन कह रहा है नाइट्रेट? तो गलत नहीं कह रहा हूं। नाइट्रेट को अब हम और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। नाइट्रेट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब नाइट्रेट को और कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। पर हमारी एनसीईआरटी जो ना करा दे, दुनिया की सबसे अद्भुत किताब मानी जाती है। ये कहती है दुनिया का विज्ञान एक तरफ, हमारा विज्ञान एक तरफ, और माने भी हम ही जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। एनसीईआरटी नाइट्रेट को भी ऑक्सीडाइज कराई है यहाँ पे, और मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे बड़ी शर्म आ रही है बोलते वक्त कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, अगर हम जलाते हैं, तो बताओ किसी चीज को जलाओगे तो उससे ऊर्जा निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी। बोलते ही नहीं हो यार। अच्छा, और उस ऊर्जा की मदद से, समझना, मैं लिख रहा हूं, इसे लिख रहा हूं, देख लो भैया। नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, अगर आप इसको जलाते हो, ऑक्सीडाइज करते हो, तो इससे क्या निकल रही है? एनर्जी। एनर्जी की मदद से आप डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जोड़ देते हैं, तो एडिनोसिन क्या हो गया? ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी जाके स्टोर हो गई इस तीसरे बॉन्ड में। बोलो भैया। यार देखो, बनाना अल्टीमेटली एटीपी होता है। फोटोसिंथेसिस करते हो या नहीं करते हो? करते हो। ग्लूकोज बनाया, फिर याद करो हम लोग ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाते थे? एटीपी।
अब भैया एनर्जी कहां से प्राप्त किया एटीपी बनाने के लिए? अगर सनलाइट से प्राप्त हो रही है, अब बहुत दूर की बात कर रहा हूं, ग्लूकोज नहीं, अब ग्लूकोज को प्राप्त तोड़ोगे तो भी क्या निकलेगी? एनर्जी। अब आप एनर्जी समझना, एटीपी बनाने के लिए ऊर्जा कहां से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आपने सनलाइट से इस्तेमाल किया तो आप कहलाएंगे फोटो ऑटोट्रॉप, और लेकिन अगर आपने नाइट्राइट अमोनिया जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करी और उससे एटीपी बनाया तो आप कहलाएंगे कीमो ऑटोट्रॉप। क्या कोई डाउट है? कुछ पूछ रहा हूं, क्या कोई डाउट है? तो कहलाएंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या ये बच्चों वाली बात एकदम क्लियर हो गई है? एक अब कोई जरूरत नहीं, एक मजेदार बात यह है कि बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप भी है, कीमो ऑटोट्रॉप भी है और हेट्रोट्रॉप भी है। लेकिन अगर पूछा जाए अधिकतर बैक्टीरिया क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। एकदम क्लियर। हेट्रोट्रॉप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पाएंगे? जब वो ऑटोट्रॉप को खाएंगे। एकदम क्लियर है वाली बात? क्लियर है? पक्का? अब सुनो मेरी बात, अधिकतर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप है। अब कह रहा अधिकतर हेट्रोट्रॉप तो है, हेट्रोट्रॉप में भी मुझसे पूछ रहा है कि हेट्रोट्रॉप में भी क्या है? तो डिकम्पोजर। सड़ाने और गलाने में दो ही लोग फेमस हैं, एक बैक्टीरिया और एक फंजाई। कहीं पर भी लाश पड़ी है, कौन 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 सड़ाएगा गलाएगा? बैक्टीरिया और फंजाई। इनका काम ही है मेन सड़ाना और गलाना। तो बैक्टीरिया है तो सब, फोटो भी है, कीमो भी है, हेट्रो भी है। मेजॉरिटी क्या है? हेट्रो। और हेट्रो में भी पूछा जाए तो डिकम्पोजर्स। क्या ये बात एकदम क्लियर है भैया? आ जाओ मुन्ना, आगे आओ। अब बेटा समझना, पढ़ने की सहूलियत के लिए हमने किंगडम मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड किया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बताओ, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मोनेरा से बड़ा ग्रुप होगा या छोटा होगा? छोटा। तो हमने क्या बोला? छोटा। छोटा होगा क्योंकि आपने मोनेरा को ही तोड़कर बनाया है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बोर्ड की तरफ देखते जाना। मोनेरा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया, जिसे कार्ल वूजी ने आपका आर्की कह के पुकारा था, और दूसरा है यू बैक्टीरिया, जिसे कार्ल वूजी ने बैक्टीरिया कह के पुकारा था। बताइए दोनों में यूनिसेलुलर कौन है? तो फिर प्रोकैरियोट कौन है? बिल्कुल सही। आर्की का मतलब होता है एंशियंट, अर्थात धरती पर सबसे पहले कौन सा ग्रुप आया? आर्की बैक्टीरिया। नहीं, सबसे पहले मोनेरा है। मैं हमेशा कहता हूं जिसको पहले लिखोगे वो पहले आया है, जिसको बाद में लिखोगे वो बाद में आया। तो जब धरती बनी थी उस समय हैबिटाट कैसा रहा होगा? हार्श या नॉर्मल? बेटा उस समय हैबिटाट जगह, हाँ, आग का गोला। धरती आग का गोला थी, हाई टेम्परेचर, जगह जगह पे ज्वालामुखी फट रहे थे, जगह जगह पे ज्वालामुखी फट रहे थे। 600 साल लगातार बरसात हुई थी। जी हाँ, 600 ईयर्स ओनली। 2 दिन होती है तो बंबई की सड़कें जाम हो जाती हैं। बोलो भैया, 2 दिन अगर बरसात हो गई तो बंबई की सड़कें जाम हो जाती हैं, पानी बाहर आ जाता है। 5-6 दिन बरसात हो गई, बाढ़ आ जाती है। जब 600 साल लगातार नॉन स्टॉप बगैर रुके झमाझम बरसात। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो भीगेंगे, मजा आएगा। मजा नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी उस समय। जब धरती का निर्माण हुआ उस समय ऑक्सीजन धरती पर नहीं थी। आज से 4.5 अरब साल पहले धरती बनी, मैं खड़ा था। अच्छा, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये चीजें पसंद है कि नहीं पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं किसी चीज को पढ़ता हूं तो मैं उसको सोचता हूं उस समय में जाके कि मैं वहां खड़ा हूं, भयंकर बरसात, भन भन, हम एक छपरा नीचे से खड़ा है, जगह जगह ज्वालामुखी आ रहा है, हम हट रहे हैं। नहीं समझे बात को? ये सब कभी नहीं। जाओ लिखा है समझ न पाई थी गुरु जी, कहाँ इतना सोच। हाँ, अगर नहीं, लाइफ में जब मैंने पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो मतलब मैं इमेजिन करता था
मैं ऐसा प्राणी हूं जिसपे एंजाइम का कोई फंक्शन नहीं होगा। खुद को साइज छोटा करके सोचता था, मुंह में गया, जीभ हमें घुमा रही है, दांत खचार 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 खचार, फिर यहां सरकते गिरे छप से एसिड में मैं तैर रहा हूं, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ऐसे झांक के देख रहा हूं, 3 तरीके की सेल है, बोलो बेटा। फिर स्टमक मारा भच्च से, हम गिरे बक से अगले कमरे में, अंदर बना बनी एंजाइम तोड़े पड़े हैं, अंदर चिकवा छुरा लेके भागी भाग, बोलो बेटा। फिर हमरा निकल जाते थे, फिर नहाने चले जाते थे। हम तो बॉडी में जितने भी सिस्टम पड़े मैं सबके अंदर जाके सोचता हूं। मैं इस बात को मजाक नहीं कर रहा हूं। जैसे मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है मंगल ग्रह, बहुत बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्ट है, मतलब शायद उतना मुझे अर्थ के बारे में नहीं पता होगा जितना मुझे मंगल के बारे में पता है। ये बात मतलब जितना कुछ कंटेंट है अभी तक उतना कुछ पढ़ डाला है। मंगल में बहुत बहुत इंटरेस्ट है, उतना धरती के बारे में मुझे नहीं पता है। वो उस ग्रह में एक अलग ही इंटरेस्ट है। तो मैं मंगल जाके सोचता हूं, मैं मंगल पे खड़ा हूं अकेला, दूर दूर तक इस ग्रह पे कोई नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड 95%, नहीं समझे बात को, नाम मात्र की ऑक्सीजन, नाम मात्र की, वहां की मिट्टी वैसे धप से कदम रखा हो, कितना ये सब। अरे सर, यहाँ आर्की और यू बैक्टीरिया नहीं तैयार हो रहा है, ये पढ़ने की आदत डाल लो। ऐसे ही सोचा जाता है, तो कहते हो ना सर सोचा कैसे जाता है, सोचा ऐसे ही जाता है। सर हम इतना नहीं सोच पाते, ट्रस्ट मी, जब मैं पैदा हुआ था मैं भी नहीं सोच पाता था। धीरे धीरे सोचा, धीरे धीरे, और स्टेप बाय स्टेप दिमाग बढ़ता जाएगा। अब धरती पर जगह जगह ज्वालामुखी तने भाई, जगह जगह ज्वालामुखी फट रहे थे। ज्वालामुखी का कीचड़ धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, ऐसे कर रहा कर मोर भाई, ज्वालामुखी का कीचड़ धीरे धीरे क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था। सुनते जाना मेरी बात। और जो कीचड़ था, क्या था, कीचड़, सुनते जाना। पहले बताओ ऑक्सीजन थी या नहीं थी? सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन उस समय थी नहीं, इसका मतलब तुम एनारोबिक थे। अरे यार, ऑक्सीजन नहीं है पर आप जिंदा हो, मतलब यू आर एनारोबिक। नहीं समझ पाए हमारी बात। और आपको पता है जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो आपका लावा निकलता है उससे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स। सुनते जाना, बड़ी सुंदरता से सिखा रहा हूं चीजों को। और आपको एक चीज और बताऊं, जो गलती से फोन ऑन हो गया, और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी का लावा स्लाइट एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। खत्म हो गया। मतलब सर उस समय ऐसे जीव रहा करते होंगे जो दलदल में रहना जानते हो। अरे यार, रटना हो तो बताओ, बता दें आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के। इसका मतलब वो हाई टेम्परेचर में रहना जानते होंगे। बोलते ही नहीं हो यार। और आपको एक बात और बताऊं, दलदल से मीथेन गैस की भाप उड़ती थी। कौन सी गैस? मीथेन। ज्वलनशील गैस है मीथेन गैस, ज्वलनशील है, जगह जगह से निकलती, बताऊंगा भी। तो मीथेन गैस जो है दलदल से भाप उड़ती थी। इसका मतलब उस समय जो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे वो मीथेन गैस पैदा करना जानते होंगे। बोलो हाँ या ना? रट डाले रट डाले रट डाले। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, क्या इन दोनों में सेम एंजाइम्स होंगे? अरे एक हार्श एनवायरनमेंट में रह रहा है, एक भयानक हैबिटेट में रह रहा है और एक नॉर्मल रह रहा है, तो दोनों में एंजाइम्स क्या होंगे? अलग अलग। एंजाइम्स अलग। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, प्रोटीन बनाएगा एमआरएनए, एमआरएनए बनाएगा डीएनए। जेनेटिकली डिफरेंट। बोलो यार, जब एंजाइम सारे अलग हैं तो मतलब प्रोटीन अलग है, प्रोटीन अलग है तो मतलब आरएनए अलग है, और आरएनए अलग है तो डीएनए अलग है। इसका मतलब इन दोनों का डीएनए अलग अलग है, मतलब ये दोनों जेनेटिकली डिफरेंट थे। इसलिए कार्ल वूजी ने आर्की बैक्टीरिया को आर्की बोला और यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया बोला, और इन दोनों को अलग अलग किस में डाला? डोमेन पे। आपको नहीं लगता कार्ल वूजी भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बात करना चाह रहे थे? कहते दे आर नॉट इवोल्यूशनरी सिमिलर, दे आर बोथ डिफरेंट। वो हार्श में रहता है, नॉर्मल में रहता है यार।
मैं नहीं मानता कि आर्की बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया बना, वूजी नहीं मानते थे। वूजी क्या नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आर्की बैक्टीरिया जेनेटिकली इतना डिफरेंट है, इतना बड़ा एवोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा कि साले 100 डिग्री पे ले लो, 100 से तुम 0 पे चले जाओगे। अब सुनो, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो दलदली इलाकों में रहते थे, कैसे इलाकों में? दलदली, दलदल से गैस निकलती थी, वो कहलाए मिथेनोजन। मिथेनोजन, बस देखो क्लास का यही फर्क होता है। अब आप घर में पढ़ोगे तो आप सीधे पढ़ोगे मिथेनोजन मीथेन बनाते हैं, आप सोच नहीं पाओगे। अब आपने यहां पर क्या किया, एंशिएंट, फिर एंशिएंट में गए, फिर सोचा उस समय हैबिटाट ऐसा था, ऑक्सीजन थी नहीं, मतलब सबके सब एनारोबिक। बस ये जो थोड़ी मोटी चीज होती है, बस तो इतना नहीं सोच पाओगे, बाकी सब समझ लोगे। मिथेनोजन किस गैस को पसंद करते हैं? गलत, पैदा करते हैं। पैदा करना और पसंद करना, सुन तो रही हो, पैदा करना और पसंद करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं बहुत कुछ पैदा करता हूं, क्या मुझे वो चीज पसंद है? मिथेनोजन मीथेन पैदा करते हैं, भैया आप जो भी गैस पैदा करते हैं क्या वो आपको पसंद है? तो बेटा याद रखना, और एग्जाम में अगर ऐसे फंसाया ना तो हम कहेंगे ओ माय गॉड, पता तो था पर पता नहीं था। मिथेनोजन, मीथेन पैदा करने वाले, जरूरी नहीं कि इन्हें मीथेन पसंद हो। अगर आप अपने हाथों के साथ खेलना बंद कर दें तो थोड़ा देर इधर भी देख लें। मिथेनोजन कहां पर पाए जाएंगे? दलदली इलाकों में। मार्शी को ही दलदली बोलते हैं अंग्रेज, पक्का। और ये पाए जाएंगे रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट बता नहीं क्या होता है? रूमिनेंट एनिमल की गट में, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। ऊपर कॉपी किताबें छोड़ी, गलत बात नहीं। सर ये रूमिनेंट एनिमल्स क्या है? ऐसे जानवर जो अपने स्टमक का कंटेंट वापस माउथ में ले सके। ऐसे जानवर जो अपने स्टमक का कंटेंट वापस मुंह में ले सके और उसको फिर चबाएं। हमारे यहां स्टमक के कंटेंट को उल्टी कहा जाता है। एक तरीके से वापस मुंह में लेकर उल्टी को चबाना, इसमें कोई छी वाली बात नहीं थी, एक नॉर्मल बात है भाई। हाँ अब सुनो, अब मेरी बात तो सुनो। कभी गाय को देखा है? भैंस को देखा है? तुम क्यों परेशान हो रही, तुम तो चुहिया हो। अब सुनो, ये क्या करते हैं, अपने स्टमक का कंटेंट, ये इन्हें ताकत दी क्यों गई? एवोल्यूशनरी ये ताकत दी क्यों गई? क्योंकि होता क्या है, गाय है, भैंस है, आपको लगता है ये अकेली शेर से जीत लेंगी? नहीं जीत पाएंगी। और एवोल्यूशन हम क्या करता है, हमें और बेहतर बनाता है, और बेहतर बनाता है, और बेहतर बनाता है। और बेहतर बनाने के लिए समझती जाना, इन लोगों ने क्या किया, ये कहते हैं यार शेर आता है मार देता है, और हमारी डाइट है बहुत ज्यादा, 4-5 घंटे तो हमें कम से कम चाहिए आराम से, बोलो भैया। और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में उनका पेट हो जाता था खराब, बोलो भैया, डाइजेशन सही से हो नहीं पाता था। तो उन्हें एक प्रॉपर्टी आई उनके पास, जैसे मान लीजिए ये गाय है, भैंस है, जो आपको आना मान लीजिए स्वादानुसार, ये मेरी भैंस गाय या भैंस में जो स्टमक होता है उसमें 4 कमरे होते हैं। कितने कमरे? 4। पहले पढ़ा देते हैं मुंह में सब पढ़ता है, ये हो गई उनकी अथड़ियां, और ये हो गया उनका मलद्वार। जिस द्वार से साहिल सर आए वो साहिल द्वार, जिस द्वार से मल आए वो अब इधर आओ, ये बता
मान लो घास है, अब ये चबाएगी क्या? लेकिन कहीं अब ये जब घास, अब जब ये घास को खाएगी तो उसे डर हुआ यार शेर आ रहा है, तो अब तुम नोटिस करना ये लोग बहुत जल्दी ले सकते हैं, देखा होगा ना, ठीक है। फिर अपना जब खा पी लिया, से साइड देख लिया, यहाँ कोई नहीं है, हम आराम से बैठेंगे, देखा होगा देखा होगा, देखा नहीं देखा है, इससे खाना अच्छे से क्या होगा, टूट जाएगा। रूमिनेंट एनिमल होने का यही फायदा है। अर्थात आप जल्दी जल्दी खाना खाओगे, फिर आराम से प्लान से सेफ साइड जाकर आप आराम से चरी को चलोगे, चरी को चलोगे। बस क्लास करने में इतना ही फर्क होता है कि आप घर पे सिर्फ समझ पाते कि रूमिनेंट एनिमल गाय भैंस था। अब आप समझ चुके हो जो अपने स्टमक का कंटेंट मुंह में लाकर उसे दोबारा चबा ले, वो क्या है, रूमिनेंट। अब आइए, अब इन्होंने मान लीजिए चली चली गई अंदर, चली गई स्टमक के पहले, अब मान लो इनका मानता चली को दोबारा चली, तो चली को वापस तो मुंह में, तो चली को और चली, तो चरचरा फिर अंदर ले, बोलो भैया, अब समझना यहीं पर मौजूद होते हैं आर्की बैक्टीरिया के मिथेनोजेनिस, जो मीथेन गैस निकालेंगे। ठीक, मीथेन गैस निकलती कैसे समझना। जब आप सेलुलोज पे रुक जाओ, पहले बताओ जहां पर इस समय स्टमक का पहला चैम्बर है, बताइए क्या वहां पर ऑक्सीजन है या नहीं? नहीं, ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, पेट में थोड़ी जाती है। अरे हाँ भाई, जब मैं गया था ना वो स्टमक में, जब मैं स्टमक में गया था, अरे मैं ऑक्सीजन मास्क लगा के गया था, वहां का ऑक्सीजन मिली थी। अब ऑक्सीजन ये क्या हुई, कहाँ जा रही है बेटा, कहाँ भेज रहे हो? तो किसी टाइम में ऑक्सीजन कभी भेज सकते हो, पता नहीं तो कहाँ जा रही है। अगर हम अपने जोड़ा टैक्सी बोल सकते हैं, मतलब जवाब तो मत बुलाओ, वैसे भी कह सकता आइए। अब मीथेन गैस बनती है जब सेलुलोज को एनारोबिक कंडीशन में मिथेनोजन तोड़ते हैं, तब मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। मीथेन गैस के ब्रैकेट लिखना बायोगैस, इसको भी बायोगैस भी कहते हैं। तब मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, बोला ना, तब मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन, या ओके, वेरी गुड, फाइन फाइन। हाउ मच अच्छा, तब मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। जल्दी बताइए, यहां पर एनारोबिक कंडीशन है कि एरोबिक? कौन बोल रहा है एनारोबिक? भाई 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 भाई, घर की बात। अब सेलुलोज को तोड़ेंगे तो यहाँ कौन सी गैस बनेगी? मीथेन। अगर आगे से निकली तो डकार है, मैंने कुछ नहीं बोला। अगर आगे से निकली तो डकार है। देखो गैस कहाँ से निकल रही है, आप समझ रहे हैं हमारी बात? इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसका नामांकन क्या रखेंगे। आगे से निकली, अरे आगे से निकली है डकार है, और पीछे से निकलती तो पता नहीं क्या कहते। अब हाँ, अब समझो, अल्टीमेटली तुम्हारी छरी को चबा चबा के, तुम्हारी छरी को चबाई चबाई के, ये अब छरी का एकदम चुरी निकल गया होगा, बचा कुचा एक कलर ही नहीं दिखाई दे रहा। लेट मी गिव यू,
एक्चुअली में एक इंटरनल ब्लीडिंग की शिकार है। ये एक्चुअली में एमिबी डिसेंट्री हो गई है, तो इस तरह से बहुत हुआ लाल। अच्छा इधर देखिए बेटा, कोई बात दिखना भी पीछे, और इसी में मौजूद होंगे ढेर सारे विटामिन। देखा होगा जब भी तो एक भाप से निकलती है, मन से देखते ये देखते भाप निकलने, हाँ मन तो नहीं सही। अब सुनो बेटा, अच्छा ये बताओ क्या ग्रास में सेलुलोज होगा या नहीं होगा? होगा। प्लांट की सेलों में सेलुलोज होगा या? तो अब बताओ क्या मिथेनोजेंस आपके सेलुलोज को तोड़कर नीचे गैस निकाल रहे हैं? अब सुनो भाई, तो अब मैं आपको समझा चुका हूँ कि मिथेनोजेन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? मार्शी एरिया और गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। क्लियर हो? तो मैंने कहा था जब धरती बनी उस समय बहुत एसिड था कि बेसिक? ओके कम ऑन बच्चों। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रहने वाला और एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने वाला थर्मो एसिडोफिल। ये गर्म पानी के झरनों में आज भी पाया जाता है। नहीं मैं आपकी बात मानता हूँ कि आज पहले जैसी धरती नहीं रही, वो बदल गई है। इतने सालों में वो बदल गई है। हाँ इतने सालों में वो बदल गई है, हर दिन बदल रही है। आज वो इतनी बदल गई है कि मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा। हाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बदलेगा, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पहले जैसी कुछ तो बात होगी। तो आज पूरी धरती भले गर्म ना हो, लेकिन कहीं एरिया में गर्म पानी के झरने हैं। बोलो यार, कहीं ना कहीं आपके मार्शी एरिया है। पूरी धरती तो पहले जैसी नहीं है, पर धरती कुछ जगह ऐसे हैं जो हमें आज से पुरानी पहले की धरती की याद दिलाते हैं। ज्वालामुखी में मिनरल्स पाए जाते हैं क्या? पूर्वाल सर आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं? अच्छा एक चीज है, देखो मुझे सर क्या चल रहा है? केमिस्ट्री। हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड। हेलोजेंस सॉल्ट बनाने वाली फैमिली है, NaCl नाम सुना है ना? आओ बेटा, हेलो मतलब क्या हो गया? सॉल्ट। फिल मतलब लवण। सॉल्टी एरिया में पाए जाने वाले जहां पर ढेर सारे मिनरल हो वो क्या कहलाएगा? हेलोफिल्स। क्लियर हो तो आप बोल दो यार। क्या लगता है ये तीनों एनारोबिक या एरोबिक? क्लियर हो गया क्या? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केमिकल्स या सेल वॉल में केमिकल्स, क्या इनका स्ट्रक्चर सेम होगा या डिफरेंट होगा? कुछ तो डिफरेंट होगा। कि आर्की बैक्टीरिया वहां रह सकते हैं लेकिन यू बैक्टीरिया वहां नहीं रह सकते। आर्की बैक्टीरिया ओवर एंड आउट, खत्म। एकदम क्लियर है वाली बात। ये बताओ सॉल्टी एरिया में हेलोफिल्स सॉल्ट लविंग है, ये मीथेन पैदा करने वाले होते नहीं हो यार। थर्मो एसिडोफिल एसिडिक एनवायरनमेंट और हाई टेंपरेचर पे रहेगा। बोलो भैया। नाउ लेट्स कम ऑन यू बैक्टीरिया। ये छाप लिया? अच्छा अभी छाप लेना, रुक जाओ। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया नाम को पकड़ो। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। यू बैक्टीरिया है ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आज के समय में जो बैक्टीरिया जिन्हें हम एक्चुअल बैक्टीरिया मान रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वूजी, वो आपकी यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया अगर मोटाइल है, अगर क्या है? मोटाइल। ये छाप लो यार, मतलब तुम छाप नहीं पाते हो। बेटा पहली बात, बैक्टीरिया के पास सीलिया नहीं होता।
बैक्टीरिया के पास अगर होगा तो फ्लैजिला होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर कोई इंसान मोटाई है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो उसके पास पांव होगा, तो सर ये तो आप बेवकूफी की बात कर, पांव होगा इसका मतलब वो मोटाई हो गई। उसी प्रकार एनसीईआरटी लिखती है यू बैक्टीरिया अगर मोटाई हुए तो इनके पास फ्लैजिला होगा। ध्यान रखना, सीलिया नहीं, क्या होगा? फ्लैजिला। पर एग्जाम में हम ध्यान नहीं रख पाए, एग्जाम में भूल जाएंगे पर तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाए? ई से क्या हुआ? यू बैक्टीरिया, और एफ से क्या हुआ? फ्लैजिला। ए बी सी डी ई एफ, तो एफ से क्या हुआ? फ्लैजिला। एग्जाम में भूल गया हुआ, इसलिए मिस्टेक हो जाएगी। वहीं पर वो सीलिया की जगह फ्लैजिला करेगा, सीलिया करेगा, तुम्हारा क्या खत्म हो जाएगा। बोलो भैया, तो यू बैक्टीरिया अगर मोटाई हुए तो इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला। अब अगली बात सुनो, यू बैक्टीरिया एक बड़ा ग्रुप है। यू बैक्टीरिया नाम के ग्रुप, यू बैक्टीरिया नाम के ग्रुप में, यू बैक्टीरिया एक बड़ा ग्रुप है। यू बैक्टीरिया नाम के ग्रुप में, यू बैक्टीरिया नाम के ग्रुप में एक छोटा सा ग्रुप आता है, छोटा सा ग्रुप, बहुत छोटा, नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में एक ग्रुप आता है छोटा सा, जिसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब मैंने आपको फिलोसफी और बायोलॉजी में पढ़ाया था, ब्लू। ब्लू का मतलब क्या होता है? साइनो। इन्हीं का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। आप समझना, ऊपर जब हम आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको पढ़ाएंगे कि हायर प्लांट में पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए। वो क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो हायर प्लांट में भी है, जो यूग्लिना में भी पाया जाता है, वो पिगमेंट आपका साइनोबैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो मैं कहूंगा साइनोबैक्टीरिया है क्लोरोफिल ए which is also present in यूग्लिना, which is also present in higher plant। अब ये बताओ साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं अकेला रहता हूँगा या कॉलोनी में रहता हूँ? अकेला, जंगल के बीच में अकेला घर होगा मेरा, मेरे घर के बगल भी घर होगा, इधर भी घर होगा, इधर भी घर होगा, और मेरे घर के सामने भी घर होगा। जब मैं छोटा था तो कई बार घर में आ जाते थे मेहमान, घर पर बुलाने आ जाते लोग, तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि 2 कप चाय मुंह पे फेंकनी होती है और थोड़ा सा चुगने के लिए दाल मोट और 2-4 बिस्किट ऐसे फेंकते, और एक बिस्किट आता था जिम जैम, मेरे 2 बिस्किट मेरे फेवरेट थे, जिम जैम, एक मिल्क बिकीज, एक जिम जैम, एक मिल्क बिकीज। तो ये 2 बिस्किट मैं बहुत खाता था, और एक और था भूल रहा हूँ, उसका कोई जैसा वो उसकी मतलब तुलना नहीं की जाती है, वो वन एंड ओनली पार्ले जी। बस दर्द ये होता था जब वो टूट के गिर जाता था, वो दर्द कभी मतलब जा नहीं सकता, लेकिन हम लोग भी कर नहीं थे, उसको आप समझना, आप ऐसा क्यों समझते कि मैं इंसान नहीं हूँ? मैं भी सारे काम करता हूँ, आज भी करता हूँ, अकेले में कौन देख रहा है सारे। अब सिर्फ हमारी बात, तो जब मैं छोटा था तो कोई घर में कोई चीज कमी पड़ जाती थी, घर में जैसे मान लो मेहमान आ गए, एक टपक गए, दूध खत्म हो गया, ठीक है, अब गाय भैंसे तो बनी की रहती थी, जब चार कप निकाल लिया, अब दीदी धीरे कहती थी बेटा सिलेक्शन इधर है, नहीं बीच में याद दिलाना पड़ रहा सिलेक्शन इधर। तो मम्मी दीदी मेरी बड़ी बहन है, तो वो मुझसे कहती थी ओए सुन, बगल वाले के यहाँ चले जाओ दूध ले आओ, तो मेरा उनकी बात मान लेता था। पूरा लाठी जो मिला वो मुंह पे सीधे, हम तुरंत जाते थे, हम किसी और वजह से तुरंत चले जाते थे। तो पहुंच जाते थे बगल में, शुक्राचार्य का घर था, तो हम कहते हैं आंटी छोटे से हो, ठीक है, अब बताया कि चीनी मंगाया, जो मंगाया लेके चले गए। कभी उनको जरूरत होती थी तो हमारे यहाँ से चला जाता था, हमें जरूरत होती थी तो उनके यहाँ से आ जाता था। ये कॉलोनी में रहने से फायदा होता है कि एक दूसरे की जरूरत में हम एक दूसरे के आते हैं काम। ये सिर्फ और सिर्फ
गांव के लिए भी केवल। अगर आप मुझसे पूछिए जहां मैं रहता हूं, अगर तुम मुझे पूछोगे कि बगल में कौन रहता है, कहते पता नहीं, वो रात में 1 से 2 के बीच में आता है। 1 से 2 के बीच में उनके कार की हॉर्न की आवाज आती है, ठीक है, और 1 से 2 के बीच में दरवाजा खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा, और सुबह 10 बजे वो गायब हो जाएंगे। तो टीचर हैं, और ना मुझे उनके बारे में पता है वो कौन है, ना मुझे जानने में इंटरेस्ट है, क्योंकि शहर में लाइफ क्या होती है, बिजी। तो गांव में लेकिन क्या होता है, बहुत सपोर्टिव नेचर होता है। मतलब किसी के शादी वादी सब लोग, अगर भुजिया उजिया बन रही है तो हाँ ना सी देखा होगा। तो ब्लूग्रीन एलजी ने भी सोचा कि यार अगर हम अकेले रहें, इससे बेटर हम कॉलोनी में रहें। कभी पानी की जरूरत हुई तो हम ले लेंगे, कभी मिनरल की जरूरत हुई किसी और को तो हम दे देंगे। तो ब्लूग्रीन एलजी क्या किए कि ढेर सारे आपस में चिपक के कॉलोनी बना लिए। लड्डू है, खाओ है? अच्छा, खाओ। ब्लूग्रीन एलजी का लड्डू है। अब ये क्या बन गई, कॉलोनी। अब रहते ये पानी में थे, तो तेज अगर पानी का झोंका आएगा तो कॉलोनी बिगड़ जाएगी। बूंदी को चिपकाने के लिए हम गोंद का इस्तेमाल करते हैं। अरे बूंदी का लड्डू खाया है ना, देखा होगा। तो बूंदी को चिपकाने के लिए गोंद का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे करता नहीं था करके। अब उसी प्रकार कॉलोनी को चिपकाने के लिए ये गोंद स्वयं पैदा करती है। और कुछ कहते हो थोड़ी देर बाद याद आएगा, ठीक है। कुछ ब्लूग्रीन एलगी ने क्या किया, जैसे हम लोग होली में मटकी फोड़ते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर नहीं। होली में मुझे याद है, हमारे यहाँ होली में होली बहुत तरीके से सेलिब्रेट होती है। तो होली के एक दिन पहले चल के वो मटकी फोड़ रहे हैं, है ना। मेरा भाई फोड़ता था बड़ा वाला, इधर आओ। मैं तो ये सोचता था एक बार गिर जाए मजा आ जाएगा। इधर आओ, अपने दोस्तों से मटकी पकड़ा सब लोग आ जाए। तरह तरह के क्रिएटिव विचार मेरे अंदर आते ही रहते थे। तो अभी क्या हुआ, अब एक के ऊपर एक चले जाए। ठीक, सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, मैं समझा रहा हूँ। कॉलोनी क्यों बनी समझ में आ गया ना, ताकि एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सके। जो जिसके पास ज्यादा हो दे देगा, जो कम होगा वो ले लेगा। अब समझना मेरी बात, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो भाई साहब, सबसे ज्यादा उसको नाइट्रोजन चाहिए, वो हम नहीं मानते हैं। बस यही बात स्कूल में बोली होती ना, तो बेटा आज नीट क्रैक कर चुके होते और या तो सुझा दिए गए होते। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन क्यों चाहिए समझना, प्लीज समझना। न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है नाइट्रोजनस बेस से, आ गई नाइट्रोजन। प्रोटीन बना हुआ है अमीनो एसिड से, अमीनो आ गई नाइट्रोजन। विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन है जिसमें मौजूद होती है नाइट्रोजन, होती नहीं है यार। हार्मोन्स मैंने पढ़ाए थे, प्रोटीन हार्मोन याद आया, उसमें भी क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन। समझ गए हमारी बात, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए। ब्लूग्रीन एलगी ने सोचा यार नाइट्रोजन की कमी पड़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। तो सबने मिलकर दिमाग लगाया, कहते हैं चलो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। चढ़ गए भाई, मैंने कहा चढ़ने से कुछ नहीं होगा, नाइट्रोजन का क्या जुगाड़ है। इन्होंने कहा ऊपर ऊपर। अच्छा आप लोग कभी हॉस्टल में, आप लोग तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसा करते हैं, पर आप लोग करते हो कि क्या होता है, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाए, मुर्गा आया या पनीर आया, आप लोग करते हैं ऐसा। अच्छा मुझे समझ ये बड़े अजीब होते हैं, बड़े मतलब हम खाओ बस अपना ले आएंगे, चूहे भी देखेंगे कोई हाथ होगा ना। अच्छा आप लोग ऐसा नहीं करते थे, संडे है तो आज चलो सब लोग नहीं, तुम लोग रोज करते हो तभी यही हो। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, और बेटा उसमें भी चीजें एकदम नाप तौल के दी जाती है ना, तुम लोग को ज्यादा मिले ना, क्या बवाल हो जाए, एक कोटी तुम्हारा हो जाए भाई साहब। अरे यार जब यूपी वाले भैया
बस की सीट तो देते नहीं है, साला ये बोटी नहीं। तो उस दिन क्या होता है, किसी एक के कमरे पे खाना बनता है, किसी एक के कमरे में, कहीं पर प्याज कट रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है और कहीं पर एक खाना बन रहा है। ये भी इन लोगों ने भी यही सोचा, इन लोगों ने भी यही सोचा, कहते नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए, तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि इन्हीं सेल्स में एक सेल अपना बलिदान करे और उसका काम हो नाइट्रोजन घसीटना। सुनते जाना मेरी बात। एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। मैं दो चैप्टर्स को रिलेट कर रहा हूं। एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, कैसे लिखूं मैं, सेल को फ्रॉड कर दे रहा हूं, अरे झटकी चलेगा टेंशन लेना। नाइट्रोजिनेज, ये एंजाइम क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन घसीटता है, हवा से नाइट्रोजन घसीटता है और इसको कन्वर्ट करता है अमोनिया। नाइट्रोजन किसमें फिक्स हो गई, अमोनिया। कंडीशन अप्लाई है कि नाइट्रोजनेस तब काम नहीं करेगा जब उसके आसपास ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन इसके लिए जहर की तरह काम करती है। तो साइनोबैक्टीरिया ने कहा अरे यार ऑक्सीजन तो चाहिए भाई, ब्रीदिंग करने के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। एक ने बलिदान कर दिया, कहते ठीक है जाओ मेरा साइज थोड़ा बढ़ाओ और मैं अपनी बॉल को मॉडिफाई कर रहा हूं, बॉल में थोड़ा चेंज ला रहा हूं, बॉल थोड़ी मोटी कर दे रहा हूं और इस बॉल को इस तरीके से कर दूंगा कि ऑक्सीजन अंदर ना घुस पाए लेकिन नाइट्रोजन अंदर चली जाए। तो बताओ नाइट्रोजन को कोई दिक्कत, नाइट्रोजन इसको कोई दिक्कत। अब जो इनकी नाइट्रोजन वाली समस्या है वो क्या हो जाती है पूरी। ये सब चीजें आप घर में भी पढ़ सकते थे, बस क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी लिखा तो सब कुछ है ना। आओ सर आप बहुत क्या करते हैं। आओ अब ऑक्सीजन नहीं आ सकती तो नाइट्रोजन जा सकती। बताओ नाइट्रोजन वाली समस्या खत्म हुई है नहीं, बोलते नहीं हो यार, कब अभी बोल दिया है ना। अब क्या होता है, ये जो थैलेनुमा स्ट्रक्चर है अंदर से खोखली है, कैसी है खोखली। सिस्ट मतलब होता है थैला, ये दूसरी सेल से डिफरेंट है, इस वजह से हेट्रो बोल दिया। हेट्रो मतलब डिफरेंट, इसको क्या बोला हेट्रोसिस्ट। एकदम क्लियर। हर ब्लू ग्रीन एयर की नाइट्रोजन नहीं फिक्स करेगी, कुछ ब्लू ग्रीन एयर की है जिनके पास नाइट्रोजन फिक्स करने की ताकत है। एंजाइम का नाम क्या था, नाइट्रोजन। क्या नहीं चाहिए, N2 को किसमें बदलेगा, अमोनिया, और उस सेल को क्या बोल दिया हेट्रोसिस्ट। अब मेरे साथ सुनो, एग्जांपल बोलो नॉनस्टॉप, एनाबिना, एनाबिना डोप शोक नहीं, बोलो नॉनस्टॉप, एनाबिना, एनाबिना नॉनस्टॉप, ऑक्सीडेरिया, एनाबिना नॉनस्टॉप। लाट तैयार हो, एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, मुंह से निकल गया एनाबिना नॉनस्टॉप, ऑक्सीडेरिया। बोलो नॉनस्टॉप, एनाबिना, ऑक्सीडेरिया, नॉनस्टॉप, एनाबिना, ऑक्सीडेरिया, नॉनस्टॉप, एनाबिना, ऑक्सीडेरिया, नॉनस्टॉप, ऑक्सीडेरिया। पहला ऑक्सीडेरिया, पक्का, एनाबिना, नॉनस्टॉप, ऑक्सीडेरिया। अब समझना मेरी बात एक और, कुछ सभी नहीं, क्या कुछ। आपको पता है ये जो कोई मिनरल वाटर की बोतल है, मिनरल वाटर, हाँ देखो आधी जिंदगी क्रिकेट में बता दी, ये भी ना कर पाए। ये है आपके अकॉर्डिंग, ये पानी प्योर है या नहीं, नहीं है। ये इसलिए नहीं कि तुमने हॉस्टल के वॉशरूम से भरा, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। ये पानी प्योर नहीं, ये पानी मिनरल वाटर है ना कि प्योर वाटर है। इस पानी में मिनरल भी मिले हुए हैं, जैसा नहीं, हाँ कि पानी का टेस्ट नहीं होता, लेकिन जब आप इस पानी को पीते हैं तो एक टिकलिंग टेस्ट होता है।
टिंगलिंग का मतलब न समझ आया, वो इशारे से पेली काटनी होगी। एक कैसा टेस्ट होता है? टिंगलिंग टेस्ट। अगर से जीभ पे लगता है लोहा चाटो तो लगता है, लोहा चाटा है कोई? है ना, एक अजीब सा लगता है, आता है लेकिन चला जाता है, फिर जाता पड़ता है। तो ये पानी प्योर वाटर नहीं है, मिनरल वाटर है, इसमें मिनरल्स मिले हुए हैं। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी दिस इज नॉट प्योर वाटर, ये पोल्यूटेड वाटर है। बायोलॉजी से पोल्यूटेड वाटर मानती है। सब पोल्यूटेड वाटर क्यों मानती है? सोचो, एक बहुत बड़ी सी झील है, उसमें खूब सारा मिनरल है, खूब सारा मिनरल है। तो आप बताइए, मिनरल है तो झील में मौजूद एल्गी उस मिनरल का इस्तेमाल करेगी और अपनी सेल्स को डिवाइड करके अपनी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ाएगी। ढेर सारा एल्गी होगा तो ढेर सारा एल्गी को खाने वाली मछलियां होंगी, मछलियों की भी आबादी बढ़ जाएगी। कुछ दिन बाद क्या होगा? मछलियां मरेंगी, एल्गी भी मरेंगे, मर के कहां जाएंगे? नीचे। जैसे जैसे नीचे जमा होते जाएंगे, लेक आपकी कम गहरी होती जाएगी, कम गहरी होती जाएगी और एक दिन क्या हो जाएगी? लेक का स्तर खत्म। पक्का बोलो मां। तो अगर पानी में मिनरल है तो वो पानी माना जाता है पोल्यूटेड, क्योंकि वो झील को क्या कर देगा? खत्म। पढ़ाऊंगा इकोलॉजी में कुछ होता है यूट्रोफिकेशन, मिनरल्स की मौजूदगी में झील का अस्तित्व खत्म हो जाना। तो जो पोल्यूटेड वाटर बॉडी होगी उसमें साइनोबैक्टीरिया तेज ग्रोथ करेंगे या नॉन पोल्यूटेड? कुछ साइनोबैक्टीरिया, सुनना है, कुछ साइनोबैक्टीरिया पोल्यूटेड वाटर बॉडी में, नॉन पोल्यूटेड है, अगर इसमें मिनरल है ही नहीं तो क्या साइनोबैक्टीरिया जिंदा रहेगा? क्या बोलते ही नहीं हो यार। एक एक चीज सिखाता हूं यार, कभी नहीं बोलते। पोल्यूटेड वाटर बॉडी में आपके कुछ साइनोबैक्टीरिया इतनी तेज ग्रोथ करते हैं, अब उसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम। अर्थात एल्गी ने बहुत तेजी से ग्रोथ करी और पूरा का पूरा तालाब एल्गीमयी हो गया। कैसा हो गया? एल्गोमयी नहीं, एल्गीमयी। ताइक्वांडो में लोग सीखते थे ना, चुंगमुंगसुगी, सुडोमकी, चुंगमुंगसुगी, माथनचरकी, चुंगमुंगसुगी, एल्गोमकी। ये क्या है? ये मजाक था। अच्छा सुनो हमारी बात, इधर देखो, इधर हमारी बात सुनो। इधर ताइक्वांडो नहीं खेला? हाँ, स्कूल में नहीं खेला यार? बहुत मजा आता है, मजा बहुत आता है। और जब फाउल करने में बहुत मजा आता है। किसी से बदला ले लो, उससे अच्छी कोई जगह नहीं होती है। रूल्स होते हैं कि किसी इतने पे मारोगे, ठीक है, कुछ नहीं, तुम घुटने पे देते रहो, क्या होगा? पॉइंट्स काटोगे, काटते रहो, मेरा काम चल रहा है। बोलो भैया, पॉइंट्स ही तो काटो, किसी तरह क्या करोगे? हमें कौन सा कौन टाइकोंडो चैंपियन बनना है? ब्रूस ली बनना है? हमें ब्रूस ली बनना ही नहीं, हमें उसका चेहरा चूस ली जैसा दिखना चाहिए। मेरी बात सुन, पोल्यूटेड वाटर बॉडी में कुछ साइनोबैक्टीरिया की सभी कुछ है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, कुछ है जो पोल्यूटेड वाटर बॉडी में आपका क्या करेंगे? एल्गल ब्लूम। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है, लास्ट बातें होने वाली है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। जिन्हें बोला था कीमो ऑटोट्रॉप, नाइट्राइट और अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे कि रिड्यूस? इनको ऑक्सीडाइज करेंगे और इनके तोड़ने से जो एनर्जी निकलेगी उससे ये क्या बनाएंगे? एटीपी। अगर नाइट्राइट अमोनिया तोड़ोगे, मेरी बात सुनो यार भाई, बात तो सुननी पड़ेगी। मिनरल साइकिलिंग एक चीज होती है, किसी भी चीज का साइकिल बढ़ते हैं, जैसे वाटर साइकिल, बरसात से पानी जमीन पे आया और भाप बन के वापस आसमान में गया, दिस इज वाटर साइकिल। ऐसे मिनरल साइकिल होता है। तो बेटा मिनरल साइकिल में आपको क्या लगता है? नाइट्राइट अमोनिया तोड़ रहा है, तो बताओ ये मिनरल साइकिल कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। तो मिनरल साइकिलिंग में अगर आपसे पूछा जाए ये किन किन चीजों को ये रिसाइकल करते हैं, वापस मिट्टी में मिला देते हैं, तो बेटा आपने एक नाम सुना होगा, दुर्गा शक्ति नागपाल। अरे सिविल सर्वेंट थी, बहुत खतरनाक, डेंजरस सिविल सर्वेंट। नहीं सुना दुर्गा शक्ति नागपाल? नहीं सुना? उर्फी जावेद का नाम सुना होगा, पर दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम आपने नहीं सुना। ये है हमारी मॉडर्न जनरेशन।
सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपको कैसे पता? नहीं, मुझे दोनों पता है, ये इम्पोर्टेंट था। इधर देखो, IPSN, फिर याद रखना, आई से आयोडीन नहीं, आई से आयरन, आई से आयरन, P से फॉस्फोरस, S से सल्फर, N से नाइट्रोजन। ये इनकी मिनरल साइक्लिंग करती है, अर्थात वापस मिट्टी में से छोड़ देती है। किसको तोड़ेगी कीमोटोट्रॉप? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ऑक्सीडाइज की रिड्यूस, और इनकी क्या कर देंगे? साइक्लिंग। एक बार मेरे साथ कहो, IPSN, आयरन की राइट, आयरन, फॉस्फोरस, इनकी क्या करेंगे? साइक्लिंग। बेटा वही नीचे लिखो IPSN, देखा IPSN लिखो, नीचे लिखो आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। जो सेल बनी थी हाइड्रोसिस वाली, वो सर अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो मर नहीं जाएगी। वो लिविंग नहीं रह जाती बेटा, डेडी हो जाती। हो गया? वो बस दूसरों के लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया। IPSN कर लिया। अधिकतर बैक्टीरिया हेट्रो है या ऑटो है? हेट्रो में भी अधिकतर क्या है? अब यार देखिए फालतू वाली बातें करती है यार। कहती बैक्टीरिया, सुनो, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के एक है काम नहीं है, बहुत काम है। दूध को दही में बदल देता है। कौन सा बैक्टीरिया? अच्छा, एक काम अंडरलाइन करो, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। नीचे देखो, सबसे नीचे वाली लाइन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मरते भी हैं और खुद प्रोड्यूस करने की ताकत भी रखता है, और मरते भी एंटीबायोटिक से ही है, लेकिन जिसको खुद पैदा करेंगे उससे नहीं मरते होंगे। लॉजिकल है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गया। लेग्यूम वाले प्लांट, मतलब दलहन वाले प्लांट, दाल वाले प्लांट, इनकी रूट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अंडरलाइन करो, ये दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि अब मिनरल न्यूट्रिशन आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, भाई इसको काट देना, भाई इसको काट देना, ये मेरी इंसल्ट हो गई है। सच मैं ऐसे कहते हैं बैक्टीरिया किसी को भी बीमारी करा सकते हैं। एनिमल को, प्लांट को, फंजाई को, बाय वाले जानवरों को, पौधाई को, किसी ये कोई कहने की बात नहीं है यार, किसी को बीमारी करा सकते हैं। अब बैक्टीरिया कौन कौन सी बीमारी कराते हैं? दिमाग मत खराब हो रहा है। कहाँ है? बहुत बढ़िया, किस बोल रहे हो? टाइम कितना हुआ? हॉस्टल बंद हो जाएगा, आपकी बातें ना करें मुझसे। और सुनो, सभी लोग मैं ऐसे टहलता हूँ तो मैं टहलने जा रहा है। सभी लोग बेटा, हम मोनेरा की रीडिंग नहीं कराएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि मोनेरा में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन में भी पूछ लो। और तो थोड़ा सा मोनेरा छोड़ दिया ठीक है ना, ताकि कल रिवाइज करा के जो एक छोटा सा भैया सुनो, सभी लोग मोनेरा की शीट और मोनेरा की एनसीईआरटी रीड करते हुए जाएंगे। मोनेरा की एनसीईआरटी जब तक 2 बार रीड बात ही नहीं सुन रहे। मोनेरा की एनसीईआरटी सब लोग रीड करते हुए जाएंगे। अपने अपने हाथ में एनसीईआरटी उठाइए, दिखाइए, हमें दिखाइए। आज
अच्छी बात है ये नहीं कर, बाकी बातें कर रहा है।